सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर में पेपर हो चुके हैं उनके सॉल्यूशन की, जिसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे विज्ञान का जो कि 2016 में पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी से। तो पहला हमारा बहुविकल्पी है कि निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, तो कौन सा है? एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। C2H2 को अगर बात करें IUPAC नेम, IUPAC की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। काफ़ी बार डायरेक्ट जो है वो IUPAC नेम पूछ लिया जाता है, तो एसिटिलीन का IUPAC नेम होता है एथीन। और बात करें एसिटिलीन के आविष्कारक की, तो इसके आविष्कार जो है वो किया था बेरतेलोट ने। बेरतेलोट ने जो है वो एसिटिलीन का आविष्कार किया था। बात करते हैं बहुविकल्पी नंबर दूसरा। तो दूसरा है हमारा, जब वस्तु जो है वो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। कहीं कहीं जो है ये उल्टा को जो है वो आभासी भी लिखा रहता है, तो इन दोनों को लेकर आप कंफ्यूज ना होइएगा। तीसरा बहुविकल्पी है हमारा, हरित लवक रहित पौधों का समूह है, तो कौन सा है? ये होता है कवक। इसे जो है हम हरित लवक रहित पौधे का समूह के अंतर्गत रखते हैं। चौथा बहुविकल्पी है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम आवृत्ति। उत्तोलक वाले वीडियो में हम आपको ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर में ये बता भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायु दाब आरोपित करती है, तो ये क्या करती है? ये चारों दिशाओं में जो है वो दाब आरोपित करती है। अब बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो पहला हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, और इसका जो है हमें सूत्र भी लिखना है। तो बात करें यांत्रिक ऊर्जा की, तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको ईजिली तरीके से याद हो जाएगी। और ये गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में दो प्रकार की होती है, अगर इसके प्रकार की बात की जाए किसकी? यांत्रिक ऊर्जा की। और साथ में क्वेश्चन में लिखा है सूत्र लिखिए, तो आप चाहें तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के सूत्र लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा का हमारा सूत्र होता है 1/2 या कह सकते हैं हाफ mv², ये होता है हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र। बात करें स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा का हमारा सूत्र होता है mgh। दोनों के सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच जो है कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो सबसे पहले इस प्रतिध्वनि वर्ड को समझते। तो प्रतिध्वनि क्या होता है? जैसे ये हमारा कोई तल दे रखा है, यहाँ से ध्वनि जाए और इससे टकराकर जो है वापस वहीं पर पहुंच जाए, तो इसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि। मतलब किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी स्थान पर पहुंच जाए ध्वनि, तो उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि। तो क्वेश्चन हमारा कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 16.6 मीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिराएं क्या हैं, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? तो सिराओं की बात करें तो नलिकाओं का वह समूह जो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाता है, तो उसे हम कहते हैं सिराएं। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो हमने 235 क्वेश्चन वाला जो एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने ये सिराएं और धमनी, ये सारी चीज़ें आपको ट्रिक से भी बताई थी, तो वहाँ अगर आपने देखा होगा तो आपको ये याद होगा। और धमनी की अगर बात करें तो धमनी क्या करता है? वो हृदय से शरीर के शेष अंगों में जो है वो रक्त पहुँचाने का वर्क करता है। और नसें जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, और धमनी जो है वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ती क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? जिसमें जो है वो जीव की इच्छा के बिना जो है कोई कार्य हो, मतलब अगर आप ना भी चाह रहे हो तो भी कोई कार्य हो रहा हो अपने आप स्वयं से, तो वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी प्रतिवर्ती क्रिया में। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? क्योंकि एग्जाम्पल उदाहरण लिखने हमें दो, तो आंखों का झपकना हो जाएगा, खाना देखकर मुंह में लार का आ जाना भी हो गया। तो 2 उदाहरण लिखने थे, 2 काफ़ी हैं। अगर आप डेफिनेशन को थोड़ा सा परिभाषा ही रूप में जो है लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं कि मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना
अचानक कोई अनुक्रिया होती है तो हम उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो वायु, जल और सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर ऊर्जा भी है, कभी समाप्त नहीं होती। वायु, जल भी जो है वो कभी समाप्त ना होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। जल की अगर बात करें तो जो पीने वाला जल होता है वो और जो पीने वाला योग्य नहीं है, ये दोनों जो है वो कैटेगरी अलग अलग हैं, तो उसको लेकर आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर केवल और केवल जल की बात की जा रही है जो पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत में आता है। प्रकृति में इनकी आपूर्ति जो है वो निरंतर होती रहती है, अतः इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ऊर्जा के ऐसे स्रोतों को ही नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसे हम बार बार उपयोग में ला सकें, सिंपल सी भाषा में हम उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। इसी के साथ अनवीकरणीय की बात करें तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम बार बार उपयोग में ना ला सकें, यानी कि एक बार यूज करने पर वो समाप्त हो जाएं। तो ऐसे कौन से हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी जो हैं वो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लिखिए। तो रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे जो है सामान्यतः जो पूर्व पदार्थ है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई पदार्थ है और रासायनिक क्रिया हुई तो जो एक नया पदार्थ बना है वो नया पदार्थ जो पहले था उस अवस्था में जो है नहीं जा सकता। तो ऐसी जो क्रिया या ऐसा जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। और जो बात करें भौतिक परिवर्तन की, भौतिक परिवर्तन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो भौतिक परिवर्तन में जो है वो अवस्था बदल जाती है, जैसे कि ठोस से द्रव, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन पर। रासायनिक परिवर्तन में जो है वो एक से नया पदार्थ बनता है और जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थ को जो है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि दूध का दही बनना। अब जैसे दूध से दही बन गया तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप दही से वापस से दूध बना सकते, नहीं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का। चलिए अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण से क्या अभिप्राय है, अपने स्तर से आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित करेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण को जितना ज़्यादा बचाएंगे उतना हमारा मानव जीवन जो है वो अच्छा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जो है वो हम जीवित रह सकें, क्योंकि जो पर्यावरण है उसी के माध्यम से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिसके माध्यम से हम जीवित हैं। बात करें पॉइंट्स की तो पर्यावरण संरक्षण की समस्या विकसित देशों में अधिक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। पहला है पॉइंट की संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो कि सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित रहे। दूसरा पॉइंट है हमारा कि विकासशील देशों की परिस्थितियों एवं विशेष प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हेतु उनके अनुरोध पर आर्थिक तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना जिससे जो है वो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। मतलब कहने का यहाँ पर सिंपल सा ये है, जो विकसित और विकासशील देश दो जो होते हैं वो आप समझिए। विकसित देश जो वो होते हैं जो विकास कर चुके हैं, जहाँ पर औद्योगिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर प्रत्येक स्तर पर जो है वो देश जो है वो विकसित हो चुका है। और विकासशील जो है वो अभी विकसित होने की श्रेणी में है, यानी कि लगातार जो है वो विकास की ओर अग्रसर है। तो विकासशील जो देश हैं उनमें भी जो है जो पर्यावरण संरक्षण है उससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार का जो डाटा है, ज्ञान है, वो सब उपलब्ध कराना जिससे जो पर्यावरण संरक्षण है उसको बढ़ावा मिल सके। तीसरा पॉइंट है हमारा कि वन्य जीवों को उपयुक्त प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करना तथा उनके आश्रय स्थलों की भी व्यवस्था करना मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है। विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनके रहने की भी जो है व्यवस्था करना, क्योंकि धीरे धीरे जो बहुत सी प्रजातियां हैं वो समाप्त होती जा रही हैं, तो उन सब का भी ध्यान रखना पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ही आता है। चौथा पॉइंट है हमारा कि मादक पदार्थों या अन्य पदार्थों का विसर्जन तथा उष्मा का उत्सर्जन भी इस प्रकार हो कि पर्यावरण प्रभावित ना हो, क्योंकि जो उष्मा है उसका प्रभाव पर्यावरण पर बहुत अधिक पड़ता है, जैसे कि गाड़ियों से निकला धुआं, चिमनियों से निकला धुआं, ये सब का भी जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ जो है वो प्रदूषण नियंत्रण हेतु सभी देशों के जो निवासी हैं उनका भी उचित समर्थन मिलना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण के लिए जो है गंभीर समस्या भी पैदा कर सकती हैं। प्राकृतिक आपदा आती तो हैं प्राकृतिक कारणों से, पर उसके पीछे कहीं ना कहीं मनुष्य होता है, जैसे कि गुफाएं खोदना या सुरंग बनाना। इन सब कारणों से जो है वो जो चट्टानें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, जिसका प्रभाव जो है वो प्राकृतिक आपदा पर भी पड़ता है, या जिसके कारण प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाएं जो हैं वो होती हैं।
इसलिए जो है विकासशील जो देश हैं उनको आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी की मदद से अपेक्षित सहयोग भी देना चाहिए। छठा पॉइंट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र में चार्टर द्वारा राज्यों को अपने संसाधनों को इस प्रकार से दोहन का अधिकार हो कि पर्यावरण को हानि ना पहुँचे। तो जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों का दोहन करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। दोहन का वर्ड मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ का उपभोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस समय यूज़ करते हैं समय हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे। अगला प्रश्न है हमारा 13 की स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, संक्षेप में लिखिए। तो स्टरलाइजेशन जो की बात करें तो ये एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से जो खाद्य पदार्थ हैं उनको सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है और इसमें खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। फ्रिज जो है एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप, जिसमें कि 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक उत्पन्न करके जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी उपापचयी क्रियाएं तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि फ्रिज में रखी हुई चीज़ जल्दी खराब नहीं होती है। इसलिए फ्रिज का उपयोग फल, सब्जियों तथा खाद्य पदार्थ आदि को संरक्षित करने के लिए एवं पेय पदार्थ को ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सी बात करें तो स्टरलाइजेशन जो विधि है तो वो जो खाद्य पदार्थ या कह सकते हैं जो हम खाने पीने वाली हमारी चीज़ें हैं उनको सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए जो है वो यूज़ में लाई जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है 14 हमारा, अभिसारी एवं अपसारी लेंस में क्या अंतर है। इन दोनों के बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो में बात कर चुके हैं, वो नहीं देखा है आपने तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इसीलिए हम इसको यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर जो है वो ट्रिक से इसको भी बताया है कि किस प्रकार आप याद कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 है हमारा कि धातुओं के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को संक्षेप में लिखिए। तो कौन कौन सी हैं। तो धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए आवश्यक है कि धातुओं को नमी तथा हवा से बचाया जाए, क्योंकि नमी और हवा से ही जो धातु होते हैं उसका क्षरण होता है, या कह सकते हैं जो धातु होती है नष्ट होती है। तो धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग करना चाहिए। कौन कौन सी। पहली है मिश्र धातु बनाकर। किसी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी तथा संक्षारण से जो है सुरक्षित हो जाती है। बहुत सी धातुएं ऐसे होती हैं जो अपने मूल रूप में जो है वो इतनी मजबूत नहीं होती हैं या अपने मूल रूप में इतनी स्थायी नहीं होती हैं, इसलिए जो है उनको अन्य धातुओं या अधातुओं के साथ मिलाकर जो है वो बनाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, इसमें लोहा तथा कार्बन का जो है वो मिश्र धातु होता है, जिसके कारण इनमें आसानी से जंग नहीं लगती है। तो मिश्र धातु बनाकर जो है हम धातुओं का जो संक्षारण है या धातु नष्ट ना हो उसको रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रीस या तेल लगाकर। ये चीज़ तो आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखी होगी कि ग्रीस या तेल की परत भी जो है वो धातु को वायु और नमी से संपर्क समाप्त करके उसके संक्षारण को रोकती है, ताकि जो है वो नष्ट ना हो पाए, या कह सकते हैं उसमें जंग ना लग पाए। आपने देखा होगा कि जंग लगने के कारण जो लोहा में जैसे जंग लग गई तो उस पर एक अलग से परत निकल आती है, जिसके कारण धीरे धीरे धातु जो है वो नष्ट होती रहती है। ये सारी विधियां जो है वो रोकती हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा विद्युत लेपन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसकी बात करें तो कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम है, टिन है तथा निकिल है, वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहा का क्षरण रोकने के लिए भी उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी विद्युत लेपन किया जाता है। तो आप कह सकते हैं विद्युत लेपन द्वारा भी हम जो है वो धातु का संक्षारण रोक सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा पेंट का लेप चढ़ाकर। पेंट का लेप चढ़ाकर आपने भी देखा होगा काफ़ी चीज़ों पर पेंट किया जाता है, लोहे पर पेंट किया जाता है, ताकि जो है उसमें जंग ना लग पाए, धातु का संक्षारण ना हो पाए। तो इसके अंतर्गत बात करें तो धातुओं की वस्तुओं की सतह पर पेंट करके उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण स्टील के फर्नीचर हो गए, लोहे के पुल या सामानों पर भी पेंट कर दिया जाता है। अगला पांचवा लास्ट पॉइंट है धातु चढ़ाना, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। काफ़ी बार डायरेक्ट गैल्वेनीकरण ही डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए, ये यहाँ पर जंग लिखा है, का की जगह गा होगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को
पिघलते हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ जाती है। इसी को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जो लोहे की जो चादर होती है, या कह सकते हैं कोई अन्य पात्र को जो है वो पिघलते हुए जस्ते में डुबो देते हैं। अब जब पिघला हुआ जस्ता है तो जाहिर सी बात है लोहे पर एक परत चढ़ जाती है, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ जाती है। इसी को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? धातुओं के संक्षारण के लिए, यानी कि धातुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 16 की अनुकूलन किसे कहते हैं? जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले इस अनुकूलन वर्ड को समझते हैं। तो जैसे आप किसी नए माहौल में जाते हैं या किसी वातावरण में हैं, तो आप किस प्रकार उस माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उसे हम कहते हैं अनुकूलन। जैसे कि अगर कोई जानवर है जो कि ठंडे प्रदेशों में रहता है, तो वहाँ का जो प्रदेश है, यानी कि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो वातावरण है, उसके अनुसार जो जानवर वहाँ के होते हैं, या उसके अनुसार जो वहाँ के जीव जंतु होते हैं, उनकी जो चमड़ी होती है या उनकी जो खाल होती है, वो वहाँ के अनुसार होती है, जिसके अनुसार वो वहाँ पर जीवित रह पाते हैं। अगर आप देखें कि जो यहाँ पर रहने वाले जीव हैं, जिनकी जो अनुकूलन क्षमता यहाँ के वातावरण के अनुसार है, उनको अगर आप ठंडे प्रदेशों में भेज देंगे तो वो वहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अनुकूलन यही होता है कि जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठंडे प्रदेश है, गर्म प्रदेश है, वहाँ के अनुसार वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं, उनका जो शरीर होता है वो उस क्षेत्र के अनुसार जो है वो अनुकूल होता है, या उनके शरीर की संरचना जो है वो उसी अनुसार होती है कि वो वहाँ पर रह सकें। तो बात करें अनुकूलन की डेफिनेशन की, तो आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवाज संबंधी लक्षणों, यहाँ पर होगा का, ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। मतलब इन सभी आयामों पर, चाहे वो आकृति हो, आकार हो, रंग रूप हो, संरचना हो, इन सभी आयामों पर विशेष पर्यावरण में अगर कोई जो जीव जंतु है या कोई व्यक्ति है, या कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में सजीव है, वो जीवित रह सकता है, तो वो अनुकूलन कहलाता है। हमारा क्वेश्चन था कि जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन। तो बात करें जलीय अनुकूलन, तो जलीय अनुकूलन की बात करें तो जैसे मछली होती हैं, उनके गिल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं गलफड़े, तो उसी के अनुसार वो जल में जीवित रहते हैं, तो वो भी एक अनुकूलन का उदाहरण होता है। बात करें मरुस्थलीय अनुकूलन की, मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पानी की कमी होती है, मरुस्थल में पानी बहुत कम होता है, तेज धूप होती है तथा गर्म बालू पर चलना, कांटेदार एवं शुष्क पेड़ पौधे के बीच जीवित रहना आदि, ये सब जो है वो समस्याएं होती हैं। तो इन सभी कठिनाइयों के निराकरण हेतु जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं, मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय मतलब जल का एकत्रीकरण करने की जो क्षमता, जैसे कि रेगिस्तान में ऊँट रहता है, तो जल संचय करने की जो क्षमता होती है उसके अंदर होती है, वो भी एक अनुकूलन का उदाहरण होता है। खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे जैसे होते हैं ऊँट के, तो रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखा है ऊँट। जंतुओं के समान जो मरुस्थल में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं, उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये पौधे प्रायः पानी की कमी, सूर्य की तीव्र रोशनी तथा दिन के समय उच्च तापमान को सहते हैं। तो ये सारी जो सहने की क्षमता होती है या इनके अनुसार अपने आप को ढालने की जो क्षमता होती है, वही सब कहलाती है हमारी अनुकूलन। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि कार्बनिक रसायन का क्या अभिप्राय है? कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन या जिसको कहते हैं कैटिनेशन की विशेषता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कार्बनिक रसायन से अभिप्राय। तो सबसे पहले कार्बनिक रसायन की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सभी कार्बनिक यौगिक में तत्व कार्बन का होना आवश्यक है, अतः रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, सिंपल सी भाषा में हम उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। आगे हमारा क्वेश्चन है श्रृंखलन की विशेषता को उदाहरण सही समझाना है। तो श्रृंखलन की बात करें तो कार्बन परमाणुओं में एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है, जिसको हमने हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो में ऑलरेडी बात की थी सेकेंड सेमेस्टर में, जिसके कारण कार्बन के विभिन्न प्रकार के अनेक यौगिक बनाए जा सकते हैं। किसी भी तत्व को अधिक संख्या में यौगिक बनाने का उत्तरदायित्व जो है वो श्रृंखलन कहलाता है।
सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी तत्व को अधिक संख्या में यौगिक बनाने का उत्तरदायित्व श्रृंखलन कहलाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं श्रृंखलन का, जैसे कि खुली श्रृंखला और उसके साथ साथ शाखित श्रृंखला। तो आप यहाँ पर देखिए कार्बन जो है इसके साथ साथ 4 बॉन्ड जो है वो प्रत्येक के साथ जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार शाखित श्रृंखला में भी जो है वो 4 बॉन्ड के साथ इसको सेटिस्फाइड किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे श्रृंखलन के। बात करते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाकर उसे लेबल कीजिए। बात करें उत्तर की तो पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण होता है। यह अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है। इसे हम पुष्प व्रंत कहते हैं, जो कि डंठल के जो पुष्पासन पर लगा रहता है पुष्प, हम उसे पुष्प व्रंत कहते हैं। पुष्प का जन्म कली से होता है, आप भी जानते हैं। छोटी जब कली होती फिर धीरे धीरे बढ़ती है तो बाद में पुष्प बन जाती है, जो कि हरी पत्तियां निमत्रों से ढकी रहती हैं। इन पत्तियों को जो है हम बाह्यपुट चक्र कहते हैं। प्रारूपिक पुष्प के 4 प्रकार के अंग होते हैं जो कि पुष्पासन पर लगे रहते हैं। यह 4 चक्रों में लगे रहते हैं। इन अंगों के प्रत्येक भाग को पुष्प कहते हैं। चारों चक्रों में से नीचे के 2 चक्र जो है वो सहायक तथा ऊपर के 2 चक्र बाह्यपुट कहलाते हैं। आप चित्र भी देख लीजिए, चित्र भी साथ में जरूरी है। यहाँ पर जो है वो अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का जो है वो चित्र है। ये जो है वो पुमंग है, ये बाह्य दल पुंज है, ये जायांग है, ये दल पुंज है और ये हमारे जो है वो सभी भाग हो जाएंगे जो कि हमें ऊपर लेबल करने थे। तो इसकी जो है आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप चाहें तो जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो है आपको एग्ज़ाम में बनाने में आसानी हो। बात कर लेते हैं इसके भागों की। तो हमने जो अभी ऊपर चित्र देखे उसी के भाग की बात कर लेते हैं। पुष्प के निम्नलिखित भाग हैं। पहला है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज जो है वो पुष्प के खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। जो पुष्प के अंदर आंतरिक अंग होते हैं उसकी रक्षा का कार्य जो है वो बाह्यदल पुंज करते हैं। पुष्प खिलने के उपरांत या भोजन निर्माण का भी कार्य करते हैं। रंगहीन बाह्यदल पुंज जो है वो दल पुंज का भी कार्य करते हैं। कभी कभी ये फलों के प्रकीर्णन में भी सहायता देते हैं। ये रोमदार रचना में बदल जाते हैं, तब इन्हें हम रोम गुच्छ कहते हैं। बात करते हैं दूसरे की यानी कि दल पुंज की। तो ये जो है वो परागण के लिए कीटों को भी आकर्षित करते हैं। आप चाहें तो साथ में इंग्लिश नेम भी देखते चलिए। काफ़ी लोग जो है वो बायो में इंग्लिश से वर्ड पढ़ते हैं तो उनको यहाँ पर आसानी होगी। तो ये जो है वो परागण के कीटों को आकर्षित करते हैं और जिसके अंतर्गत जो हरादल पुंज है वो भोजन निर्माण का कार्य भी करता है। ये जो है वो पुंकेसर तथा अंडप की रक्षा भी करते हैं। बात करते हैं तीसरे यानी कि पुमंग की। इसका कार्य जो है वो परागण उत्पन्न करना होता है। और बात करें चौथे और लास्ट की जो है जायांग। स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का कार्य जो है वो परागकणों को ग्रहण करना है। वर्तिका का कार्य जो है वो पराग नली को अंडाशय तक पहुंचाना होता है। तो ये सभी हो गए हमारे पुष्प के भाग। तो इसका जो चित्र है उसकी आप प्रैक्टिस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये सेट जो है वो कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।